CAPF 2017 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले 2014, 15 और 16 कंप्लीट हो चुका है। 17 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये पेपर एक्चुअली ये जो पेपर है ना, यहाँ पे आप इसका प्रिंट देखोगे तो थोड़ा सा डल सा प्रिंट, द पेजेस थोड़े से डल से हैं। ऑफिशियल वेबसाइट से भी मुझे यही मिला और मैंने गूगल जहाँ पे कर रखा था, जहाँ पे भी करा वहाँ पे ऐसे ही पेपर प्रिंट के अंदर मिल रहा था, PDF जिसने भी डाल रखा था। तो फिर मैंने वही ले लिया। इसके अंदर जो सब कुछ है मतलब दिखने में तो नॉर्मल है, बट हाँ पेपर की क्वालिटी थोड़ी सी डल है। अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये हिंदी के अंदर है इस पे में, और उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये इंग्लिश के अंदर है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट 7 क्वेश्चंस जो हैं वो स्टेटमेंट वाले हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों करेक्ट है नहीं करेक्ट है, ये चीज़ देखनी है। अब देखो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है। स्टेटमेंट 1, प्लांटेशन फार्मिंग हैज मोस्टली बीन प्रैक्टिस इन ह्यूमिड ट्रॉपिक्स और द सॉइल ऑफ द ह्यूमिड ट्रॉपिक्स इज वेरी फर्टाइल। देखो सबसे पहले जो तो ये देखो कि जो ह्यूमिड ट्रॉपिक्स होते हैं ना, ह्यूमिड मतलब जहाँ पे बहुत उमस रहती है, ह्यूमिड उसे कहते हैं। और उमस रहती है क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही होती है। और जो रेनफॉल होती है ना, रेनफॉल के अंदर क्या होता है कि जो सॉइल होते हैं, बहुत ज़्यादा रेन हो रही है तो जो सॉइल होती है उसके जो मिनरल्स पार्टिकल्स वगैरह, फॉस्फेट वगैरह जितने भी आयरन्स होते हैं ना, वो लीच करके क्या होते हैं सरफेस के अंदर नीचे चले जाते हैं। जैसे ये वाला सरफेस है हमारा, ठीक है, ये पूरा सरफेस है। तो इस सरफेस में ये लीच, यहाँ पे लीचिंग की प्रोसेस होती है और इससे क्या होता है ये सारे नीचे चले जाते हैं। तो ये जो सॉइल होती है वो ह्यूमिड, वो एकदम फर्टाइल नहीं होती। ह्यूमिड रीजन के अंदर फर्टाइल नहीं होती, वो नॉर्मली रेड कलर के अंदर होती है। और उसमें हेमेटाइट जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। रेड कलर में होती है, हेमेटाइट बहुत ज़्यादा होता है, यानी आयरन थोड़ा ज़्यादा होता है। तो फर्टाइल इतनी ज़्यादा वो नहीं होती, ठीक है। अब इसमें बोला है प्लांटेशन फार्मिंग हैज़ बीन मोस्टली, जहाँ पे प्लांटेशन उगाया जाता है वहाँ पे प्रैक्टिस ह्यूमिड ट्रॉपिक्स में की जाती है। तो मिनरल्स नहीं होते लेकिन प्लांट्स लगाने के लिए, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वो एकदम परफेक्ट होती है, ठीक है। जितने अमाउंट्स में जनरली ऐसा बोला जाता है कि प्लांटेशन के लिए जो होता है ह्यूमिड ट्रॉपिक जो होता है वो सबसे ज़्यादा फेवरेबल होता है। तो इसका आंसर अगर हम करेंगे तो हम ये कहेंगे कि इसका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है लेकिन सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो सॉइल होती है वो फर्टाइल नहीं होती। इसलिए हम क्या बोलेंगे आंसर सी। क्यों? क्योंकि इसका फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू बट सेकेंड इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा आगे करेंगे। ये भी मैं आपको रेनबो जो है, ये रेनबो पे क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड अभी बताऊंगी नेक्स्ट। अब उसके बाद पहले फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट 1, nationalism in India which assigned a privileged position by its western educated political leadership was a different but a derivative discourse from the west। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ये हमको ऐसे कहने की कोशिश कर रहा है जो इंडिया के अंदर नेशनलिज्म आया था ना, वो असाइन की गई थी एक प्रिविलेज पोजीशन बाय द वेस्टर्न एजुकेटेड। हमें एक्चुअली हमें एजुकेटेड किसने करा था? ऐसा कहते हैं कि ब्रिटिशर्स के कारण, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए थे अपना काम कराने के लिए इंडियंस, ब्लैक इंडियंस चाहिए थे जो थोड़े बहुत एजुकेटेड हो, जो उनके क्लर्क वगैरह के काम कर सके। लेकिन वो डिफरेंट थी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। डेरिवेटिव था जो वेस्ट में वो एजुकेशन दे रहे थे, साइंटिफिक एजुकेशन वगैरह दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे इतनी नॉलेज दी जा रही थी कि जितना वो एबल टू वर्क, जो ब्रिटिशर्स का है वर्क कर सके। इंडियन नेशनलिज्म एज अ रिस्पॉन्स टू वेस्टर्न इंपीरियलिज्म वॉज लाइक ऑल सच रिस्पॉन्स शेप्ड बाय वॉट इट वॉज रिस्पॉन्डिंग टू। इंडियन नेशनलिज्म कैसे बना? इंडियन नेशनलिज्म वेस्टर्न, जब लोग पढ़ने लग गए उनको ये चीज़ें पता लगने लग गई कि हमारे साथ क्या हो रहा है। वहाँ पे उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा, अमेरिकन पढ़ा, इटली पढ़ा, तब उन्हें पता चला कि यहाँ पे ये सब हो रहा है, ब्रिटिशर्स पूरे वर्ल्ड में क्या कर रहे हैं। तो और कैसे लोगों ने, ब्रिटिशर्स हम पे कितना, पूरे वर्ल्ड की कंडीशंस क्या है, ब्रिटिशर्स पूरे वर्ल्ड में कॉलोनाइज कैसे करी उसने अपनी कॉलोनीज, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जब उन्हें नॉलेज पड़ती हाथ चली तो ये हो जाएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो अब हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। स्टेटमेंट इंडिविजुअली आर करेक्ट बट इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो हम ये कह सकते हैं ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि नेशनलिज्म के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे भी नेशनलिज्म हो रहा है लेकिन यहाँ पे वेस्टर्न इंपीरियलिज्म से इफेक्ट की बात करी जा रही है, किसने उसे शेप्ड करा। और यहाँ पे ये बता रहा है कि उनमें डिफरेंस था, एक डेरिवेटिव था वेस्ट से और ईस्ट के अंदर। वेस्ट में यानी यूरोप वगैरह में और इंडिया के अंदर जो हमें दिया जा रही थी, प्रिविलेज दिया जा रही थी वेस्टर्न एजुकेशन से। तो ये दोनों ही सही हैं, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना होने के कारण ऑप्शन हमारा बी। अब आते हैं फिफ्थ पे। द ब्रिटिश लीगल स्कॉलर रिलाइड ऑन इंडियन पंडित्स एंड मौलवीज। अच्छा, ये वाला मैं अभी नेक्स्ट में कराऊंगी।
Dadabhai Naoroji argued that what was being drained out was potential surplus that could generate more economic development in India if invested in India. देखो दादा भाई नौरोजी ने ये बात एकदम सही कही थी। उन्होंने क्या बोला था, थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ किसने दी थी, दादा भाई नौरोजी ने। उन्होंने ये बताया था कि कैसे जो ब्रिटिशर्स हैं इंडिया से जाके सारी चीज़ें कहाँ पे ले जाते हैं, पोटेंशियल का जो भी सरप्लस है, जितना भी पैसा है वो कहाँ पे ले जाते हैं, वेस्ट के अंदर ले जाते हैं। तो वो उनका ये कहना था कि अगर ये सारा इंडिया में इन्वेस्ट करा जाता तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है इंडिया के अंदर। इंपीरियलिस्टिक बिलीव दैट इंडिया वॉज बॉट इन टू द लार्जर कैपिटलिस्ट वर्ल्ड मार्केट एंड दैट वॉज इन इट सेल्फ अ प्रोग्रेस टूवर्ड्स अ मॉडर्नाइजेशन। जो इंपीरियलिस्टिक थे वो इस बात में बिलीव करते थे कि हम ऐसा करके इंडिया को हमने इंट्रोड्यूस करा वेस्टर्न मार्केट से, कैपिटलिज्म से, यही हमने उस पर बहुत ज़्यादा एहसान कर दिया और उसे मॉडर्न वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस करा है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसलिए इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास कौन सा बचा है, सेकेंड बचा है। सेकेंड देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन कहता है चैम्लियन चेंजेस इज स्किन कलर टू मैच विद द कलर ऑफ द सराउंडिंग। ये चीज़ सही है, चेंज करता है। द स्किन कलर ऑफ द चैम्लियन इमिट्स लाइट ऑफ द कलर टू द सराउंडिंग थ्रू फ्लोरोसेंस। ये एकदम गलत है। यहाँ पे देखो एक डीएनए का आर्टिकल है, वो क्या कहता है, नेचर कम्युनिकेशन दैट changes color by rearranging a lattice of a nanocrystal in one of the top layer of his skin cell. These cells called iridophores contain tiny crystals made from the guanine, one of the nucleic acid building blocks of the DNA. ठीक है, तो ये फ्लोरोसेंस लाइट से नहीं करता, तो हमारा सिर्फ स्टेटमेंट 1 सही है और सेकंड गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी। नेक्स्ट देखो, मैंने इसको रीड कर दिया, मैं एक बार बता भी देती हूँ। ऐसा कहा गया है कि जो चैम्लियन होता है ना, उसकी जो स्टिक मतलब जो उसकी स्किन होती है, उसका जो अपर मोस्ट लेयर होती है, वहाँ पे एक पार्टिकल पाया जाता है जो डीएनए का एक पार्ट होता है, डीएनए का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। उसके कारण वो अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपने कलर को चेंज करता है, ना कि कोई फ्लोरोसेंस की सराउंडिंग से, थ्रू फ्लोरोसेंस से। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब देखो, occasionally we see two rainbows together, the primary rainbow with another less intense secondary rainbow about 10 degrees away. फिर उसके बाद हमें ये बोला गया है कि the secondary rainbow appears due to reflection and a refraction after a reflection of a sunlight from the water droplets. तो यहाँ पे ये देखो, ये देखो सेकेंडरी रेनबो, ये फर्स्ट प्राइमरी होता है, ये सेकेंडरी होता है, ये प्राइमरी होता है, ये सेकेंडरी होता है। और यहाँ पे इसका फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी रेनबो होता है और फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी रेनबो होता है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाऊँ तो मैं देखो, रेनबो का बनता है कि जब रेन ड्रॉप्स होती हैं, रेन ड्रॉप्स पे सनलाइट पड़ती है तो डिफरेंट विबग्योर के डिफरेंट कलर्स उससे इमिट होते हैं। तो वहीं पे क्या होता है कि सेकेंड, जब नॉर्मली डेविएशन होता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बन के, तो यहाँ पे जो सेकंड ड्रॉपलेट्स होती हैं उससे भी रेनबो बनता है, लेकिन वो जो होता है इसका इन्वर्टेड बनता है। तो ये दोनों ही इंफॉर्मेशन, दोनों ही स्टेटमेंट जो यहाँ पे दे रखे हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से होता है, दोनों ही सही है और वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगर किसी को ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा ऐसे पढ़ना हो, समझना हो, तो इसकी स्क्रीनशॉट लेकर एक बार उसको रीड करना, समझ में आ जाएगा। ये इसका डायग्राम है और ये उन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था, द ब्रिटिश लीगल स्कॉलर relied on Indian Pandits and Maulvis for understanding of the canons of the authoritative texts. और नेक्स्ट बोला गया है कि ब्रिटिश कोडिफाई द हिंदू लॉ इन 1783 एंड मुस्लिम लॉ इन 1785। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो ब्रिटिश थे वो इंग्लिश यूज़ करते थे। हमारे यहाँ पे जो लॉ चलता था, हिंदू कानून चलता, मतलब हिंदू के लिए हिंदू चलता था, मौलवीज चलता था मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से करते थे। अब ब्रिटिश को तो ये चीज़ की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो उन्होंने इसको कॉडिफाई करने के लिए किसकी मदद ली, इंडियन पंडित्स की और मौलवीज की, कि इस टेक्स्ट में जिसके हिसाब से ये कानून चलता है तो वो क्या चीज़ है। तो ये चीज़ तो सही है। दूसरी बात, इन्होंने जब कोडिफाई करा था ना ब्रिटिश ने, तो ब्रिटिश ने क्या करा था, 1775 में 11 पंडित्स को लिया था जो कंपाइल द हिंदू लॉ, और 1778 के अंदर मुस्लिम लॉ। तो
कंपाइल फॉर द यूरोपियन जजेस के बेनिफिट के लिए। तो अगर हमसे पूछा जाए हिंदू लॉ का कब करा था उन्होंने कोडिफाई 1775 में, और मुस्लिम लॉ को उन्होंने कब करा था 1778 के अंदर कोडिफाई करा था। तो ये चीज गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और सेकंड गलत है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आंसर सी, क्योंकि उसमें क्या था कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाले क्वेश्चन हो गए हैं अपने। उसके बाद अब आते हैं 7 पे। द मैन बुकर प्राइज इंटरनेशनल प्राइज इज नाउ अनलाइकली टू बी वॉन बाय द इंग्लिश ऑथर। द बुकर प्राइज फाउंडेशन अनाउंस दैट द मैन बुकर प्राइज इंटरनेशनल टू इवॉल्व फ्रॉम द 2016 ऑनवर्ड्स इनटू अ प्राइज फॉर द फ्रिक्शन इन ट्रांसलेशन। ये आजकल है ना डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर भी मिलने लग गया है, तो ये बुकर प्राइज से रिलेटेड है। तो ये दोनों ही सही है। फर्स्ट में क्या बोला इन्होंने कि इसका और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि मैन बुकर प्राइज किसके द्वारा, इंग्लिश ऑथर के द्वारा जीता जाता है। लेकिन इन्होंने ऐसा देखो क्या कहा है, पहले क्या होता था मैन बुकर प्राइज सिर्फ इंग्लिश ऑथर के द्वारा ही जीता जाता था, लेकिन इन्होंने ऐसा कहा कि अब वो डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर जो बुक तो आपने किसी भी लैंग्वेज में लिखी हुई हो और आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दोगे तो वो उसको भी मैन बुकर प्राइज दिया जाएगा। और शायद इस बार ऐसा ही कुछ हुआ है कि उसकी बुक को किसी ने इंग्लिश में ट्रांसलेट करा और उसको मैन बुकर प्राइज मिला है। मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रधानमंत्री, ये भी आगे करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल वॉज लॉन्च एज अ 250th एनिवर्सरी ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया की किसने पोर्टल ने लॉन्च करी है, ये करंट का क्वेश्चन है क्योंकि रिसेंटली पूछा है इन्होंने। तो इसका आंसर डी है, ठीक है, नक्शे छोड़ दो ऐसे। करप्शन इंडेक्स के अंदर पूछा गया है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर सबसे पहला कौन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालती है, तो इसका आंसर डेनमार्क है। इसमें भी आंसर डेनमार्क है और प्रेजेंट में भी उसका डेनमार्क ही है। द सेंटर ऑफ विजिलेंस कमीशन वो सेटअप बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द संथानम कमेटी, तो ये भी सही है। ये वाले क्वेश्चन तो लक्ष्मीकांत ने डायरेक्टली दे रखे हैं। पॉलिटी लक्ष्मीकांत से निकल जाएगी, ये CAPF वगैरह की तो आराम से निकल जाएगी। द 9th शेड्यूल वॉज एडेड टू द 9th शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने इसमें यूपीएससी जो IAS वाला पेपर होता है उसमें 2 या 3 बार इस पे क्वेश्चन पूछ लिया। पहले तो पूछा कि 9th शेड्यूल किसके टाइम पे करा गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे किया गया था। कौन से अमेंडमेंट से करा गया था, फर्स्ट अमेंडमेंट से करा गया था, तो ये याद रखना। और इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 9th शेड्यूल, और इसमें क्या क्या है तो ये भी आप देख लेना, ठीक है। अब उसके बाद देखो हमसे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डील विद द इशू ऑफ द क्रीमी लेयर। ये वाला भी कर लेते हैं, क्रीमी लेयर। अब सबसे पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पे मैंने एक आर्टिकल लगा रखा है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च करी गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा। फिर उसमें बोला है क्लीन कुकिंग फ्यूल, लोग है ना कोयले का इस्तेमाल करते थे, उसकी जहाँ पर उसकी जगह पर हमें क्या मिलने लग गया, सब्सिडी मिलने लग गई, किस पे, सिलेंडर पे सब्सिडी मिलने लग गई। उसके कारण क्या हो गया, उसका रेट जो था अभी 200 रुपये सस्ता भी करा है। तो लोग उस कुकिंग में मतलब उस कोयले को छोड़ के उस गैस सिलेंडर को यूज करने लग जाए, उसके लिए ये योजना शुरू करी गई थी, ठीक है। अब इसका क्या था, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, ₹600 फॉर ईच LPG कनेक्शन टू BPL हाउस होल्ड को दिया जाएगा। अलॉन्ग विद अ डिपॉजिट फ्री LPG कनेक्शन दिया जाएगा, रिफिल दिए जाएंगे। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं देखो। बट हमारे लिए उज्ज्वला योजना से तो ये चीज़ तो याद रखनी है कि हमें फ्री LPG सिलेंडर मिल रहा है, लेकिन हमारे लिए ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले तो कौन सी मिनिस्ट्री ने, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने, ठीक है। कब लॉन्च करी, मई 2016 को लॉन्च करी। और इसका सिर्फ सेकेंड फेज है। सेकेंड फेज कब लॉन्च हुआ, 31 मार्च 2022 को। अब एक चीज़ बताती हूँ, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, नॉर्मली देखो हमें ये तो पता है कि ये कब लॉन्च करी गई, 2016 में। तो देखो स्कीम वॉज लॉन्च्ड ऑन, क्या हुआ था, हमने पढ़ी थी अभी 2016। ये देखो डेट देखो इसकी यहाँ पे, फर्स्ट मई 2016 को लॉन्च करी गई। तो ये चीज़ तो गलत हो गई। अब हमसे पूछे नॉट करेक्ट में अगर हमें ये चीज़ पता होती है तो हमारा आंसर आ जाता। अब देखो जब भी स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है जब भी आप स्कीम पढ़ोगे। सबसे पहले तो इसकी लॉन्च डेट, जनरली वो कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं लॉन्च डेट। दूसरी बात, कौन सी मिनिस्ट्री है,
कौन सी मिनिस्ट्री है और उसका मेन पर्पस क्या है। जैसे मेन पर्पस इसका क्या है कि फ्री एलपीजी सिलेंडर दिए जाएं ताकि जो पॉल्यूशन हो रहा है या फिर जो कोल का कंजप्शन हो रहा है उसको घटाया जाए। ये चीज़ है। ये टारगेट्स वगैरह ये अपन नॉर्मली तुक्का लगा के भी सही कर सकते हैं। बस अगर हमें पता होता कि ये 1 मई 2016 को लॉन्च करेगी तो हमारा आंसर निकल के आ जाता। तो ऐसी चीज़ें ध्यान रखना पढ़ते वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्रीमी लेयर का। क्रीमी लेयर किसके लिए यूज करी जाती है? ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए यूज करी जाती है। तो ऐसे कौन सा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसने क्रीमी लेयर के बारे में बात करी थी? अब देखो यहाँ पे सारे केसेस एक बार देख लेते हैं। सारे हमसे पूछा गया है कि कौन कौन से केसेस किससे रिलेटेड है। सबसे पहले तो के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ये कब हुआ था? 1959 के अंदर हुआ था। और इसमें क्या होता है कि एक नेवल कमांडर होता है कवास मानेकशॉ नानावती, जिसने कोशिश करी थी मर्डर करने की, प्रेम आहूजा। ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा क्रीमी लेयर वाला। फिर इंदिरा साहनी केस जो हुआ था 1992 के अंदर हुआ था। इसके अंदर एससी ने किसको? आर्टिकल 16(4) को एग्जामाइन करा था और उन्होंने रिजर्वेशन दिया था किसको? जॉब्स इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी करी थी 27% रिजर्वेशन की। किसके लिए? ओबीसी के लिए विद सर्टन कंडीशन। तो यहाँ पे ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए बात करी गई, तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा? बी। फिर मधुला में ये आया था 28 अक्टूबर 1970 को। इन्होंने रिस्ट्रिक्शन करा था यूज ऑफ एनी अदर लैंग्वेज दैन इंग्लिश इन द कोर्ट प्रोसीडिंग। इस वाले मधुला में इस केस के अंदर बोला गया था कि आप कोर्ट के अंदर, कोई भी कोर्ट के अंदर, वैसे भी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की जो लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश है, और रीजन और अगर स्टेट हाई कोर्ट्स वगैरह के अंदर तो गवर्नर वगैरह की परमिशन लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला था कि कोर्ट में जो लैंग्वेज चलेगी वो ऑलवेज क्या होगी? इंग्लिश होगी। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब आया था 1963, 28 अगस्त 1963। ये सज्जन सिंह, ये आर्टिकल जो है ना, ये गवर्नमेंट, 2 ब्रदर्स होते थे, उनकी ज़मीन उन्होंने ले ली थी लैंड रेवेन्यू के टाइम पर, और फिर उन्होंने उसके खिलाफ अपील कर दी थी। ठीक है, विच ट्रीटेज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आफ्टर सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन ऑफ द संजय सिंह। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के थ्रू। तो ये वाला हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा? बी, 13 का बी। नेक्स्ट देखो, एक मिनट, यहाँ पे अपने सारे, ये अपना हो गया 8 हो गया प्रधानमंत्री, ये हो गया, ये वाला भी अपने कर लिया 9 हो गया, और ये वाले भी हो गए। 14 करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये वाले भी आगे करते हैं क्योंकि इनका एक्सप्लेनेशन मैंने स्क्रीनशॉट में लगा रखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉन द, ये अब उसने पूछा गया है कि इस बार है ना 2017 के अंदर पुलित्जर प्राइज 2017 के अंदर किसने जीता था? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो वापस से लग्जरी है कि हम इसको छोड़ सकते हैं, तो हम इसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगर इसका आंसर मुझे जानना हो कि इसका आंसर क्या होगा 17, तो उस टाइम पे था द अंडरग्राउंड रेल रोड, तो आंसर हो जाएगा डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पासिस थ्रू द काजीरंगा, ये भी अभी देखेंगे। फिर उसके बाद ये भी 2017 का पूछा गया कि द यूएस प्रेसिडेंट इन 2017 है साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर फॉर यूएस विड्रॉल फ्रॉम आर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पैसिफिक रीजन, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। 2017 के अंदर उन्होंने किसमें साइन करा था उसके बारे में बात करी गई है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसका ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ओके, तो ये छोड़ देते हैं अपन। करंट में क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इंडिया से रिलेटेड होता तब भी अपन डीप में जाते हैं, इंडिया ने किसी को साइन करा है, कब करा है, बट अभी यूएस का है तो सिर्फ इसको इतना सा करके छोड़ दो। अब अपन आते हैं सबसे पहले यहाँ पर अपने पास क्रिप्स मिशन पे आते हैं, फिर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद पे, फिर गांधी इरविन पैक्ट पर। अब देखो यहाँ सबसे पहले पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्रिप्स मिशन इज नॉट करेक्ट। अब हमें ये पता होना चाहिए कि क्रिप्स मिशन कब आया था। क्रिप्स मिशन आया था मार्च 22 मार्च से अब 12 अप्रैल 1942 तक। ठीक है, क्रिप्स मिशन आया था। और अब इसने क्या क्या चीज़ें प्रपोज करी थी। इसने सबसे पहले मेन प्रपोजल क्या दिया था कि देखो, ये प्रपोजल्स के एक बार याद कर लेना। ड्यूरिंग द वॉर द ब्रिटिश वुड रिटेन देयर होल्ड ऑन इंडिया ऑन द वॉर। Once the war finished, India would be granted dominion status with complete external and internal autonomy। तो सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे कि किसमें, जिसमें आपको इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होगी, ऑटोनॉमी होगी। दूसरा बोला कि जैसे ही वॉर खत्म होगी, पहले तो बोला कि जब तक वॉर रहेगी तब तक तो ब्रिटेन के अंडर ही रहेगा इंडिया, लेकिन जैसे ही वॉर खत्म होगी हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे इंटरनली और
एक्सटर्नली, ठीक है, और जो एसोसिएटेड होगा किससे, यूनाइटेड किंगडम से, एंड अदर बाय द कॉमन एलिजेंस ऑफ द क्राउन। लेकिन ये एसोसिएटेड, आपको डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा, लेकिन आप ये एसोसिएटेड किससे रहोगे, क्राउन, यूनाइटेड किंगडम के क्राउन से। एट द एंड ऑफ द वॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड होगी, वुड बी सेट अप and following and power to frame the future constitution of India. The member of the assembly were to be elected based on the proportional representation by the provincial assembly. The princely state should be given representation in the constituent assembly. दूसरा इन्होंने बोला कि क्या सेट करी जाएगी, constitutional assembly सेट करी जाएगी। तीसरा इसने बोला the provision not agreeing to the new constitution would have the right to keep themselves out of the proposed union. Such provisions would also be entitled to create their own separate union. The British government would also invite them to join the Commonwealth. तीसरी बात इन्होंने बोली कि जो प्रोविंसेस हैं जो ज्वाइन नहीं होना चाहते यूनियन गवर्नमेंट के पास, उनके पास ये पावर होगा कि वो अपना सेपरेट रह के खुद का यूनियन बना सकते हैं, और ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट होगी वो उनको इनवाइट करेगी कि आप उसका कॉमनवेल्थ का पार्ट हो जाओ। कॉमनवेल्थ वो होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते हैं, वो नेशंस होते हैं जो किसी टाइम पर ब्रिटेन के अंदर रहे हों, ब्रिटेन के कॉलोनियल रूल के अंदर रहे हों, उनको कॉमनवेल्थ गेम्स कहते हैं। लेकिन अभी कुछ रिसेंट टाइम से ऐसा होने लग गया है कि ऐसी कंट्रीज हैं जिन पे ब्रिटेन का राज नहीं रहा है, वो भी कॉमनवेल्थ के अंदर आने लग गई हैं, ठीक है। और ड्यूरिंग द वॉर के समय, युद्ध के समय, द इंटरिम गवर्नमेंट कंप्राइजेस ऑफ डिफरेंट पार्टीज ऑफ इंडिया वुड बी कंस्टिट्यूटेड। हाउएवर डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर वुड बी अ सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वायसरॉय। इन्होंने क्या बोला कि जब तक वॉर चलेगी तब तक जो एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी, जो डिफरेंट पार्टीज को लेकर बनाई जाएगी और वो काम करेगी, लेकिन डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स किसके पास रहेंगे, वायसरॉय यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास रहेंगे। तो चीज़ें समझ में आई। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। दूसरा उन्होंने बोला कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। तीसरा उन्होंने बोला कि जो प्रोविंसेस हैं उनके पास ये पावर है कि वो अलग रहना चाहते हैं तो अलग रह सकते हैं, लेकिन हम उन्हें इनवाइट करेंगे कि वो कॉमनवेल्थ का पार्ट हो जाए। और फोर्थ उन्होंने बोला कि वॉर जब तक चलेगा तब तक हम जब तक वॉर चलेगा तब तक हम इंटरिम गवर्नमेंट बना के रखेंगे, इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, लेकिन डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स किसके पास होंगे, वायसरॉय के पास होंगे, यानी ब्रिटेन के हैंड में होंगे। तो सिंपली ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब हमें बस इतना बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट नहीं है तो मार्च 1942 लिखा है, मार्च अप्रैल से 1942, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू एंड द सरदार वल्लभ पटेल रिप्रेजेंट कांग्रेस टू नेगोशिएट विद द मिशन, ये गलत है। द मिशन ऑफर्ड डोमिनियन स्टेटस आफ्टर वॉर, द मिशन ऑफर्ड फॉर्मेशन ऑफ कंस्टिट्यूशन मेकिंग बॉडीज आफ्टर द वॉर। कंस्टिट्यूशन बनाने के लिए भी बोला उसने, है ना। कंस्टिट्यूएंट असेंबली किस लिए बन रही है, कंस्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो ये भी सही है। तो हमें ये पता है कि ये सारे सही हैं, लेकिन ये चीज़ गलत है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, देख। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में ऐसी कौन सी वाली चीज़ है जो सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है ना, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद मुझे ये बताओ अच्छा कब करी गई थी। बैटल ऑफ प्लासी हुई, बैटल ऑफ बक्सर हुई, बैटल ऑफ बक्सर के बाद ये करी गई थी, बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1764 के अंदर, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी हुई 1757 के अंदर, बैटल ऑफ बक्सर हुई 1764 के अंदर। फिर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है, क्योंकि उसके बाद जो बंगाल था वो पूरा का पूरा किसके कंट्रोल में आ गया था, ब्रिटिश के। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है 1765 के अंदर। ये ट्रीटी होती है किसके बीच में होती है, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होती है, और इलाहाबाद का जो रूलर होता है नवाब शुजा-उद-दौला और एम्परर शाह आलम के बीच में होती है, ठीक है। पहली ट्रीटी के अंदर नवाब ऑफ अवध से क्या बातें करी जाती है, ट्रीटी में क्या चीज़ें साइन करी जाती है। सबसे पहले तो ये बात कि इलाहाबाद और करा जो होता है वो किसको दे दिया जाएगा, नवाब ऑफ मुगल, एम्परर टू शाह आलम सेकेंड। यानी इलाहाबाद और करा जो एरिया है वो किसके पास आ जाएगा, मुगल एम्परर जो कौन था वहाँ पे, शाह आलम सेकेंड था। और ₹50 लाख का सम दिया जाएगा किसको, कंपनी को, वॉर का हर्जाना, युद्ध का हर्जाना भरने के लिए। और बलवंत सिंह द जमींदार ऑफ द बनारस विल गिव फुल पोजेशन ऑफ द ईस्ट स्टेट। जो बलवंत सिंह थे, जमींदार थे बनारस के, उनको फुल पावर दे दिया जाएगा किसका, ईस्ट स्टेट का, पोजेशन दे दिया जाएगा उनका पूरा। फिर सेकंड ट्रीटी हुई थी शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड किसके थे, मुगल रूलर थे। मुगल रूलर थे तो उनको ऐसा बोला गया कि आप जाके कहाँ पे रहो, इलाहाबाद के अंदर, अंडर कंपनी प्रोटेक्शन। कंपनी के प्रोटेक्शन में आप अपनी यहाँ पे राजधानी, अपनी ये जो कैपिटल है इसको छोड़ो और कहाँ जाके रहो, अहमदाबाद के अंदर। किसके अंदर, ब्रिटिश के प्रोटेक्शन के अंदर। द दीवानी ऑफ द बंगाली, बिहार एंड उड़ीसा वर ग्रांटेड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ल्यू ऑफ द एनुअल पेमेंट ऑफ द 26 लाख रुपए। इससे
जो दीवानी राइट्स थे बंगाल के, बिहार के और उड़ीसा के, वो किसने ले लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी से। और कितने रुपए दिए? सिर्फ 26 लाख रुपए। और द अमाउंट ऑफ 53 लाख वॉज टू गिवन टू द मुगल एम्परर टू द कंपनी इन रिटर्न ऑफ द निजामत फंक्शन, मिलिट्री, डिफेंस, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस टू द सेड प्रोविंसेस। ब्रिटिश ने तो 26 लाख ही दिए, लेकिन रिटर्न में उन्होंने कितने ले लिए? 53 लाख रुपए वापस से करो। किसके लिए? कि निजामित फंक्शंस के लिए, तो मिलिट्री डिफेंस है, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है जस्टिस का इन प्रोविंसेस के अंदर, तो आप ये सारे रुपए वापस से हमें करो। तो ये सारी इलाहाबाद की ट्रीटी हुई थी। तो ये इसके प्रोविजन एक बार याद कर लेना जो भी होंगे। अब हमें देखना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा है। तो साइन इन 1765 करेक्ट है। द मुगल एम्परर बाय द फरमान फॉर्मली ग्रांटेड द दीवानी ऑफ द बंगाल बिहार उड़ीसा टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है हमने पढ़ा। अवध वॉज रिस्टोर्टेड टू इट्स नवाब ऑन द पेमेंट ऑफ, ये भी सही है। बनारस एंड द सराउंडिंग ट्रैक्ट वर डिटैच्ड फ्रॉम अवध एंड हैंडेड ओवर टू शाह आलम सेकेंड, ये चीज गलत है। शाह आलम को इलाहाबाद और करा दिया गया था, शाह आलम सेकंड को बनारस और उसके सराउंडेड एरिया नहीं दिया गया था, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which one of the following was not the provision of the गांधी इरविन पैक्ट? गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट हुआ था मार्च 1931 के अंदर, ठीक है। किसके बीच में हुआ था? गांधी जी और इरविन, लॉर्ड इरविन। तो देखो यहाँ पे दोनों में लिखा है, गांधी जी के बीच में और लॉर्ड इरविन के बीच में होता। और जो इरविन थे वो क्या थे? उस टाइम पे वॉइसरॉय थे, ठीक है। और यहाँ पर जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, इसने किसको एंड करा था? इसने एंड करा था सिविल डिसोबीडियंस, ओबीडियंस, सत्याग्रह। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, सत्याग्रह का जो चल रहा था, दांडी यात्रा जो चल रही थी सत्याग्रह को, उसको एंड करने के लिए क्या आया था? गांधी इरविन पैक्ट आया था 1931 के अंदर, मार्च 1931 के अंदर, ठीक है। अब इसके क्या क्या थे प्रोविजन, क्या थे? इरविन ने क्या कहा गवर्नमेंट से? इरविन गवर्नमेंट किस, मतलब इरविन गवर्नमेंट की तरफ से था, तो वो किस पे रेडी हुए? पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दिया जाएगा, फाइन्स, रिमिशन ऑफ ऑल फाइन्स, जो फाइन्स कलेक्ट नहीं करे गए हैं उनको वापस से लगा, मतलब रिमिशन करा जाएगा, कम करा जाएगा, या फिर जो भी चीज़ें चेंज करी जाएगी या रिटर्न करा जाएगा। ऑल लैंड जो थर्ड पार्टी को सोल्ड नहीं हुई है, ऐसी कोई भी लैंड जो तीसरी पार्टी को सोल्ड नहीं, बेची नहीं गई है, वो वापस से रिटर्न कर दी जाएगी। लीनियंट ट्रीटमेंट टू दूस गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु हैव रिजाइंड, उनके साथ लीनियंट ट्रीटमेंट होगा जिनके गवर्नमेंट सर्वेंट्स ने रिजाइन कर दिया। राइट टू मेक सॉल्ट इन कोस्टल एरियाज फॉर द पर्सनल कंजप्शन नॉट फॉर सेल, यानी कोई पर्सन अगर अपनी घर के काम के लिए सॉल्ट बनाना चाहता है तो बना सकता है, लेकिन वो वहीं पे बना के बेचना चाहता है तो वो नहीं कर सकता। राइट टू पीसफुल एंड नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग और विड्रॉल ऑफ इमरजेंसी ऑर्डिनेंस, ये तो गवर्नमेंट ने बोला था कि हाँ हो जाएंगे। गांधी जी ने क्या बोला कि पब्लिक इंक्वायरी होगी इनटू पुलिस एक्सेसेस एंड कम्यूटेशन ऑफ द भगत सिंह एंड इज कॉम्रेड डेथ टू द लाइफ सेंटेंस। ये इसलिए गांधी जी को हमेशा ब्लेम करा जाता है क्योंकि उन्होंने इस पे साइन कर दिए थे। तो जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था मार्च 1931 के अंदर, उसके कारण ऐसा बोला जाता है कि भगत सिंह को और राजगुरु सुखदेव को फांसी की सजा हुई थी। और वो कब हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट में। देखो ये दोनों चीज साइन कर देते हैं यहाँ पर, कम्यूटेशन ऑफ द भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड डेथ सेंटेंस टू द लाइफ। और गांधी ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस किस बात पे एग्री हुई थी? कि वो सस्पेंड करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, और जो नेक्स्ट टाइम टेबल कॉन्फ्रेंस होगी उसके अंदर वो क्या करेंगे? पार्ट लेंगे, ठीक है। तो अब इसमें से हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था 16, 16 क्वेश्चन हमारा ये रहा 16 के। इमीडिएट रिलीज ऑफ, ये तो हमें पता है कि ये बोला गया था कि इमीडिएट रिलीज होगा किसका? हमें क्या देखना है? नॉट करेक्ट देखना है, ओके। इमीडिएट रिलीज ऑफ ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर, ये बात सही है। क्लॉज 2 ऑफ द मार्च 1931 पैक्ट रिजर्वेशन एंड द सेफ गार्ड टू द कवर फाइनेंशियल क्रेडिट ऑफ इंडिया, ये भी सही है। फिर उसके बाद बोला, देखो वैसे ही अपन ने भी पढ़ानी है तो उसको डाउट में ले लो। द रिटर्न ऑफ द कॉन्फिस्केटेड लैंड ऑलरेडी सोल्ड टू द, रिटर्न करनी है।
ये रिजर्वेशन ऑफ द 18% सीट, वैसे ये रिटर्न कर दिए नहीं है, जो ऑलरेडी नॉट आना चाहिए, नॉट सोल्ड टू, ठीक है, ये पता नहीं, मुझे नहीं पता, यहाँ पे नॉट आना चाहिए। और यहाँ पे देखो रिजर्वेशन टू 18% फॉर द सीट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लास। तो रिजर्वेशन की बात सबसे पहले कहाँ पे करी गई थी, ये आया था मॉडल मिंटो रिफॉर्म के अंदर 1909 के अंदर। तो रिजर्वेशन की यहाँ पे कोई भी बात नहीं हुई थी, तो इसलिए ये गलत होगा, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अब यहाँ पे अगर मुझे आंसर टिक करना होगा इस वाले क्वेश्चन में, नॉट प्रोविजन में पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉवल वॉन द पुलित्जर प्राइज, ये अंडरग्राउंड रेल रोड, ये तो अपन ने कर लिया ना, अच्छा ठीक है। अब 18 देखते हैं। 18 वाला क्वेश्चन क्या है, काजीरंगा पार्क से क्या क्या गुजरता है, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम के अंदर है। अब इसके अंदर क्या क्या देखो, काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर है, वन हॉर्न राइनो के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 1985 की। टाइगर रिजर्व से घोषित करा गया था 2006 के अंदर, यानी ये एक टाइगर रिजर्व भी है। और यहाँ पे इसकी ये बता रखा है कि यहाँ पे ग्रास है, मार्शलैंड्स है, डेंस ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉड फॉरेस्ट है, और क्रिस क्रॉस्ड बाय 4 मेन रिवर्स। यहाँ पे 4 रिवर्स बहती हैं, कौन सी, ब्रह्मपुत्रा, दीपलू, मोरा दीपलू और मोरा धानसिरी, ये 4 रिवर्स बहती हैं यहाँ से। और इसमें नेशनल हाईवे कौन सा गुजरता है, NH-37 फ्रॉम द साउथर्न बाउंड्री ऑफ द काजीरंगा पार्क। तो यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो हमारे पूछा है नॉट पासिस थ्रू, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 18 का डी। 18 का हम आंसर करेंगे डी। और देखो काजीरंगा की ये पोजीशन है, काजीरंगा बहुत इंपॉर्टेंट पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर है। तो यह ध्यान रखना, यहाँ पे मानस है, यहाँ ओरंग है, यहाँ दिब्रू सिखोई है, और यहाँ पे असम के अंदर 4, एक तो मानस, ओरंग, ये असम के अंदर काजीरंगा नेशनल पार्क, और यहाँ पे होता है दिब्रू सिखोई पार्क है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और काजीरंगा की अगर आपने देखा होगा कि ना काजीरंगा में हमेशा बाढ़ आती है, तो बारिश के मौसम में, क्योंकि वहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी बहती है। तो आपने देखा होगा कि ऐसी बहुत सारी क्लिप्स भी आई थी कि जो वन हॉर्न राइनो है ना, वो धूप से निकले कि ना रोड पे आके, जो हाईवे वाला है ना, रोड पे आके बैठ जाते थे, ठीक है। तो शायद ये क्वेश्चन वहीं से रिलेटेड है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने पिक्चर क्लिक करी है कि वो वहाँ पे रोड पे आके रेस्ट करने के लिए आराम से बैठ जाते थे, और लोगों को डिस्टर्ब्स भी नहीं करते थे कभी ना, लोग उनको डिस्टर्ब। वन हॉर्न राइनो, अगर आप लोगों ने कभी इसकी डॉक्यूमेंट्री देखी हो, या फिर नेशनल ज्योग्राफी में कोई भी इस काजीरंगा नेशनल पार्क से रिलेटेड कोई भी देखा हो, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो राइनोज होते हैं ना, बहुत एग्रेसिव होते हैं, और बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो चुकी है इस चक्कर में, क्योंकि वो वन हॉर्न राइनो होते हैं, उनके पीछे भाग के उनको इंजर्ड कर देते हैं। तो थोड़े एग्रेसिव होते हैं, बट उस टाइम पे ऐसी न्यूज़ थी कि रोड पे आके बैठ के रेस्ट करते थे। अब शायद देखिए 2 साल पहले की बात है। अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला भी अपन बाद में बात करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टीलेस डेमोक्रेसी। पार्टीलेस डेमोक्रेसी के बारे में किसने बात करी थी, और या फिर कौन सपोर्ट करता था, उसका होगा आंसर जयप्रकाश नारायण, ठीक है। ये फैक्ट है, याद कर लेना, सिंपल। हु अमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू स्टैब्लिश इंटरस्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263 किसके पास होगा, ये पावर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। जनरली जितना भी पावर होता है ना, वो प्रेसिडेंट के पास ही होता है, सिर्फ इस्टेब्लिश करने का, रियल पावर नहीं होता, सिर्फ पेन एंड पेपर वाला पावर होता है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में किसको दिया गया है, वो प्रेसिडेंट को दिया गया है इंटरस्टेट काउंसिल स्टैब्लिश करने का। विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द रिकमेंडेशन ऑफ द नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट अभी अपन करेंगे। इंडिगो रिवोल्ट, अब देखो इंडिगो रिवोल्ट जो हुआ था ना 1859 के अंदर, इसको किसने स्टार्ट करा था, कोई ये बता सकता है कि ये कब स्टार्ट हुआ था। देखो मैं इसको बताती हूँ कि कब स्टार्ट हुआ था। 1859 का जो ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट करा था विष्णुचरण बिस्वास एंड दिगंबर बिश्वा, इन्होंने करा था। अब क्यों करेंगे, रिवोल्ट्स हुए क्यों रहे थे, इसका रीज़न तो एकदम कॉमन ही होगा। क्यों कॉमन होगा, क्योंकि ये जो रिवोल्ट्स हो रहे थे उनका बेसिक पर्पस ये था कि हमें क्या करना है, इनको हटाना है। हमारे पे जो लैंड, जो ब्रिटिशर्स अपने कानून लगा रहे हैं, या फिर हमारा ऑपरेशन, मतलब हमें ऑपरेस्ड कर रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो के कारण बहुत सारे, मेन रीज़न तो यही होता था कि उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है ब्रिटिश पॉलिसीज़ का इंडियन फार्मर्स पे और पीजेंट्स पे। तो इसी के कारण सारे रिवोल्ट हुए थे। लेकिन अपन को ये पता होना चाहिए कि इंडिगो रिवोल्ट कब हुआ था, 1859 में हुआ था। किसने करा था, विष्णु चरण बिस्वास और दिगंबर बिश्वास ने, ठीक है, इन दोनों ने करा था।
इनके साथ कौन कौन थे? अच्छा, ये कहाँ कहाँ पे हुआ था ये भी लिख देती हूँ। ये हुआ था हमारे पास मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद ऐसे, मुर्शिदाबाद, वीरभूमि, वीरभूम, बर्दवान, पवना, खुलना और जेसौर। ये सारी प्लेसेस है। वैसे इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रख लेना मुर्शिदाबाद अगर कभी आंसर राइटिंग में आए तो मुर्शिदाबाद और वीरभूमि बर्दवान के अंदर हुआ था। ठीक है, तो ये मेन जगह है और इन लोगों ने करा था और कब करा था, तो ये याद होनी चाहिए। अब हमें क्या देखना है, इसमें से करेक्ट देखना है या नॉन करेक्ट देखना है, एक बार चेक करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट देखना है। करेक्ट पूछा गया है हमसे, तो करेक्ट कहाँ है? तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये पूना और उसमें हुआ था क्या? पूना और अहमदनगर में हुआ था। अभी हमने पढ़ा है मुर्शिदाबाद के अंदर हुआ था। मुर्शिदाबाद कहाँ पर है? बंगाल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ नहीं हुआ था। बंगाल बिहार का जो एरिया कहलाता था वहाँ पर हुआ था। इट वॉज डायरेक्टली अगेंस्ट मनी लैंडर, सही बात है। इट वॉज सपोर्टेड बाय द इंटेलिजेंसिया ऑफ बंगाल्स, ये गलत है। जो इंडिगो रिवोल्ट हुआ था ना, तो जो वहाँ के पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करा था। इलाइट क्लास जो थी उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करा था। बाद में पीजेंट और फार्मर्स जो रिवोल्ट हो रहे थे उनको बाद में सपोर्ट मिला था। इनिशियली 1857, देखो ये 1857 की क्रांति, 1857 के 2 साल बाद ही हो गया था, तो ऐसा कोई सपोर्ट नहीं था वहाँ पे। ठीक है, इट वॉज डायरेक्ट अगेंस्ट द पीटी जमींदार एंड एक्स एम्प्लॉयज ऑफ द प्लांटर्स, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, कांग्रेस 1823 एरिडिकेट अनटचेबिलिटी, तो इसको रिमूव कर रखा है इस पेपर के अंदर। अब ये वाले 2 क्वेश्चंस बचे हमारे, एक तो 23 बचा है और एक हमारे पास 26 बचा है और एक बार 20 भी बचा है, तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द रिकमेंडेशन ऑफ द नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी और उसके हिसाब से कौन सा इसका रिकमेंडेशन नहीं है? तो देखो, नवंबर 1927 के अंदर साइमन कमीशन आया था और आपको याद होगा कि साइमन कमीशन, गो बैक साइमन कमीशन, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, उनका प्रोटेस्ट करते हुए ये साइमन कमीशन आया था। तो इसने भी चुनौती दी थी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। फिर उसके बाद ओपनली 1925 के अंदर लॉर्ड बिरकिन, कभी पूछ ले कि किस किसने चुनौती दी थी तो पता होना चाहिए। लॉर्ड बिरकिन हेड ने भी बोला था, जो उस टाइम पे अपने सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे इन हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, तो इन्होंने चुनौती दी थी। इन्होंने बोला था कि इंडियंस इतने मूर्ख हैं, मतलब इतने ज़्यादा, वो एक तरह से इन्होंने बोला था कि इतने ज़्यादा ये लोग, इनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, पावर ही नहीं है कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। तो बिरकिन हेड और साइमन कमीशन के बारे बाद में नेहरू दिसंबर 1927 के अंदर मद्रास सेशन होता है। ठीक है, मद्रास सेशन होता है और उसके अंदर एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब एक कानून बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है और उस गठन के अंदर मोतीलाल नेहरू को उनका चेयरमैन बनाया जाता है। तो ये पूछा जाता, देखो इस क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है। नेहरू रिपोर्ट अपन बाद में देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो नवंबर 1927 के अंदर साइमन कमीशन ने, 1925 के अंदर लॉर्ड बिरकिन हेड ने चुनौती दी थी। तो कौन से सेशन के अंदर नेहरू रिपोर्ट के लिए कमेटी बनी? तो दिसंबर 1927 मद्रास सेशन के अंदर कमेटी बनती है, जिसके अंदर नेहरू रिपोर्ट के लिए पंडित मोतीलाल नेहरू को क्या चुना जाता है? चेयरमैन चुना जाता है। अब हमसे पूछा गया कि इसमें कौन सी रिकमेंडेशन नहीं है, तो हम सबसे पहले इसकी रिकमेंडेशंस देख लेते हैं, क्या क्या रिकमेंडेशंस दी थी इन्होंने। तो सबसे पहले तो देख लो कि इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस दिया जाना चाहिए। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए विद बाई कैमरल लेजिस्लेशन होना चाहिए, दैट कंसिस्ट सीनेट एंड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब होता है अपर हाउस और लोअर हाउस, यानी लोकसभा और राज्यसभा। तो इन्होंने उस टाइम पे नाम दिया था सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इन्होंने बोला कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनानी चाहिए, कहाँ पे? सेंटर में और प्रोविंसेस में। तो सीनेट जो होंगे, सीनेट वर कंप्राइज ऑफ द 200 मेंबर्स इलेक्टेड फॉर 7 years। अब जैसे अभी चुनाव 5 साल के लिए होता है, तो उन्होंने बोला था कि सीनेट जो होगा वो 200 मेंबर्स होंगे उसके अंदर, और उनका चुनाव कितने साल के लिए होगा? 7 साल के लिए। और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होगा उसके होंगे 500 मेंबर्स होंगे और उसको कितने साल के लिए चुना जाएगा? 5 साल के लिए। देखो, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मतलब लोकसभा, सीनेट मतलब राज्यसभा। राज्यसभा के लिए उन्होंने बोला, अभी से अगर कंपेयर करें तो राज्यसभा के लिए बोला 200 मेंबर होने चाहिए और उनका चुनाव 7 साल के लिए। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव
यानी लोकसभा, और लोकसभा के अंदर कितने मेंबर होने चाहिए, 500 मेंबर्स होने चाहिए, और उनका चुनाव कितने के लिए, 5 साल के लिए, ठीक है। और गवर्नर जनरल विल बी एक्ट टू एडवाइस ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अभी भी यही होता है, ऐसे बोला जाता है कि प्रेसिडेंट जो होगा, आर्टिकल 74 के अंदर प्रेसिडेंट होगा, वो किसके एक्ट और एडवाइस पे काम करेगा। आर्टिकल 74 और 75 में है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये चीज़ दे रखी है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। प्रोविंशियल काउंसिल टू बी a 5-year tenures headed by a governor acting on the advice of the provincial executive council। जो प्रोविंसेस होंगे, प्रोविंसेस के अंदर भी 5 साल का होगा, और उसके जो हेड होगा वो गवर्नर होगा, और वो किसके पे काम करेगा, जैसे यहाँ पे सीएम, यहाँ पे गवर्नर को क्या क्या रखा है, सीएम जो अभी काम करता है किसके उस पे कहने पे काम करता है, प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। लेकिन अभी किस पे काम करता है, जो उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जितने मेंबर्स होते हैं उनकी जो काउंसिल होती है उनके कहने पर, ठीक है। फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया होनी चाहिए विथ रेसिड्यूरी पावर एट द सेंट्रल। फेडरल समझते हो ना, सेंट्रल के पास सारा पावर होना चाहिए, और उसके बाद रेसिड्यूरी पावर जो भी बच जाएगा वो किसके पास होना चाहिए, सेंटर के पास। फेडरल मतलब स्टेट और सेंटर के अंदर डिवीजन ऑफ द पावर, लेकिन जो बचे हुए पावर होंगे वो किसके पास होंगे, सेंटर के पास। नो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मिनॉरिटी, बिकॉज इन्होंने बोला था कि कोई सेपरेट मतलब हिंदू के लिए अलग, मुस्लिम, जैसे 1909 के अंदर मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म ने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था मुस्लिम्स को, तो इन्होंने इस चीज़ का अपोज किया था कि मिनॉरिटी के लिए कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए। एक और चीज़ बता देती हूँ, यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मुसलमान बंदा खड़ा हो रहा है, कोई मुसलमान पर्सन खड़ा हो रहा है, तो उसको वोट देने वाले भी मुसलमान ही होंगे, और अगर कोई सिख बंदा खड़ा हो रहा है तो उसको वोट देने वाले भी सिख ही होंगे, वो सिख में से ही चुना जाएगा, ये चीज़ बोली थी उसने। 19 फंडामेंटल राइट्स की बात करी, जिसमें इक्वल राइट ऑफ द वुमेन, राइट फॉर टू फॉर्म यूनियन, और यूनिवर्सल एडल्ट सरफेज का पॉइंट्स ऐड करे गए थे। कल्चरल और रिलीजियस इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम को प्रोटेक्शन दिया जाएगा फुल, और कंप्लीट डिस एसोसिएशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन। इन्होंने ऐसा बोला था कि स्टेट्स को बिल्कुल भी रिलीजियन से अलग कर दिया जाएगा, जैसे फ्रांस के अंदर है, लेकिन अभी हमारे प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये सारे हैं, अब इसमें से हमें देखना है कि कौन सा नहीं है। सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी गई थी क्या, तो ये तो पता है, अगर ये सब चीज़ें पॉइंट्स पता भी नहीं हो ना तो भी पता चल जाएगा, क्योंकि नेहरू, मोतीलाल जी नेहरू जो थे, उन्होंने कभी इस चीज़ के बारे में बात करी थी, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म से आया था सेपरेट इलेक्टोरेट। तो इसका आंसर, अगर ये सारे पॉइंट्स नहीं पता हो तो तुक्के से भी आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। और ये वाले सारे पॉइंट्स हैं, एक बार याद कर लेना। नेक्स्ट पूछा गया है कि केशवानंद भारती केस, हमसे ये पूछा गया है कि कौन कौन से केस हैं और किस किस से रिलेटेड है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट डिक्लेयर दैट द पार्लियामेंट हैज नो पावर टू अमेंड, पार्लियामेंट हैज नो पावर टू अमेंड एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। तो हमसे ये पूछा गया है कि इसमें से ऐसा कौन सा केस था जिसने ये चीज़ बात बोली थी। तो ये देखो, गोलकनाथ केस हुआ था 1967 के अंदर, इसमें बोला गया था पार्लियामेंट हैज नो पावर टू अमेंड एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद हमसे बोला गया है, फिर हमसे उसके बाद क्या बोला गया था, केशवानंद भारती केस। देखो, गोलकनाथ केस हमने देख लिया क्या बोला गया था, उसके बाद केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस सबको पता है, 24 अप्रैल 1973 के अंदर आया था। उसके अंदर ये बोला गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर होता है, आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आप हर चीज़ में अमेंड कर सकते हो, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करा जा सकता। और जो बेसिक स्ट्रक्चर है, कानून यानी जो सुप्रीम कोर्ट है वो टाइम पे टाइम बताती जाएगी कि क्या इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। फिर चंपकम दुराईराजन और मिनरवा मिल केस में क्या हुआ था, चंपकम दुराईराजन केस में हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था कि फंडामेंटल डीपीएसपी कैन नॉट बी ओवरराइड द फंडामेंटल राइट इन केस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द टू। तो चंपकम दुराईराजन केस में कहा गया था, 1951 के अंदर ये केस हुआ था, इसके अंदर ऐसा कहा गया था कि डीपीएसपी को चेंज करने के लिए या फिर डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट से ऊपर ज़्यादा पावर नहीं दिया जाएगा। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं करा जा सकता। फिर मिनरवा मिल्स केस आया था 1980 के अंदर, उसके अंदर ऐसा बोला था कि there is no limitation to the constituent power of the parliament and no amendment can be questioned in any court on any ground including the contravention of any of the fundamental right as it exclude the judicial review which is a basic structure of the constitution, ठीक है। ये जो क्लॉज था ना 4 और 5 में, कि जिसने लिमिट करा था पावर को कंस्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट कि वो अमेंड नहीं कर सकता, उसको स्टक डाउन कर दिया था,
ठीक है, स्ट्रक डाउन कर दिया था क्लॉज 5 और 4 ऑफ द आर्टिकल 368 को। और 368 क्या है? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हमें आंसर पूछा जाए थर्ड अमेंडमेंट का, तो आंसर तो उसका बी है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए। अब देखो ये जो सारे केसेस है ना, सबसे पहले तो जितने केसेस आए हुए हैं पेपर के अंदर उसके बारे में पता कर लेना। दूसरी बात, ये कौन से ईयर के अंदर आए थे ये पता कर लेना। केसेस से दो चीज़ें अपन को याद रखनी है, कौन सी ईयर में आए थे, कौन सा पहला आया था, कौन सा बाद में आया था, वो अरेंज करने के लिए बोल सकते हैं। दूसरा ये आया था कि उसके अंदर बेसिक चीज़ें क्या कही गई थी, तो ये पढ़ लेना, कहीं पर भी मिल जाएगा। अब उसके अंदर बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट कवर्ड अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी 1960 इंडस वाटर ट्रीटी जो हुई थी उसके अंदर क्या चीज़ कवर नहीं होती, कौन सी रिवर कवर नहीं होती। इंडस वाटर ट्रीटी किसके साथ करी गई है? पाकिस्तान के साथ। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये चीज़ देख लो, ये मैप देखो इंडस का, ये रहा इंडस का मैप। ठीक है, इंडस का मैप देखोगे तो ये इंडस रिवर है, यहाँ पे ये झेलम है, यहाँ पे ये चिनाब है, यहाँ पे रावी और यहाँ पे बनास, और यहाँ क्या आ रही है? सतलुज। ये सारी रिवर है। अब इस रिवर से क्वेश्चन एक तो पूछा गया था कि इन सारी रिवर्स को मिला के ये क्या कहलाती हैं। जब ये पांचों रिवर मिल जाती है तो ये क्या कहलाती हैं इंडस कहलाने से पहले। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था उन्होंने कि इनको अरेंज कर दो सीक्वेंस वाइज, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू वेस्ट। तो झेलम सबसे पहले आएगी, फिर चिनाब आएगी, रावी और बनास और सतलुज आएगी। ठीक है, फिर ये भी पूछ सकते हैं कि ये लोग कहाँ पे मैच, बनास और चिनाब कहाँ पे होती है, झेलम और चिनाब कहाँ पे होती है। एनसीईआरटी का जो रिवर चैप्टर है, शायद चैप्टर 3 है, उसके अंदर इंडियन ज्योग्राफी जो है उसके अंदर ये चीज़ दे रखी है। तो हमें ये तो पता है कि अब लेकिन तीसरा देखो यहाँ पे, ये जो तीसरा रिवर है ना, ये ब्रह्मपुत्र की वो है, ट्रिब्यूटरी है, ये रही तीसरा रिवर। ठीक है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र निकलती है, यहाँ से यारलंग संगपो कहलाती है वो चाइना के अंदर। फिर यहाँ पे दिबांग से एंटर होते होते यहाँ से ब्रह्मपुत्र कहलाती है और ये यहाँ पे जाती है, और यहाँ से गंगा आ रही होती है, गंगा, और यहाँ पे ये जमुना, मेघना इसके साथ मिलती है और इसको जमुना कहा जाता है बांग्लादेश के अंदर। और ये तीसरा जो है किसकी? ब्रह्मपुत्र की। तो इंडस से तो रिलेटेड है नहीं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट आते हैं, अब ये वाले क्वेश्चन हिंदी में है। तो यार ये वाला जो क्वेश्चन है ना, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो इसको छोड़ देते हैं। फंडामेंटल फिजिक्स के अंदर 2017 में किसको वो मिला था? तो अगर हमसे पूछा जाए 20, तो हम इसका आंसर क्या कर देंगे? सी। हु अमंग द फॉलोइंग मैथमेटिशियन इज रिसिप्टेंट ऑफ एबल प्राइज, ये वापस से 2000 करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो हम इसको छोड़ देते हैं, इसका आंसर भी है। हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर हैज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अ सीमलेस वेब। देखो ये भी एक करंट, मतलब ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो इसको याद कर लेना कि किसने ऐसा कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है एकदम सीमलेस है। सीमलेस यानी उसके अंदर कोई भी हिंड्रेंस या फिर कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं है, उस एकदम लगातार वो चलता जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन 30 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट, कोड करेक्ट है, इसमें से हमें ये चीज़ देखनी है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। अब देखो आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया इज अवेलेबल टू द बोथ सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया एंड फॉरनर्स। तो ये चीज़ गलत है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? डिस्क्रिमिनेशन प्रोविजन हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और जेंडर, इनके बेसिस पे आप किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये फॉरनर्स के साथ हो सकता है और इंडियंस के साथ, मतलब ये इंडियंस के लिए ही अवेलेबल है। आर्टिकल 15 ये फॉरनर्स के लिए अप्लीकेबल नहीं है, तो ये चीज़ तो गलत हो जाएगी। फिर उसके बाद देखो आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया इज अवेलेबल टू द सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली। आर्टिकल 16 अनटचेबिलिटी, अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, तो ये चीज़ सही है। फिर उसके बाद हमसे पूछा गया आर्टिकल 21 क्या है? लाइफ एंड लिबर्टी। लाइफ एंड लिबर्टी सबकी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड द फॉरनर्स, ऑब्वियस सी बात है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर जो भी फॉरनर है तो उसकी लाइफ की भी हम गारंटी लेते हैं। ऐसा थोड़ा ना है कि फॉरनर आ रहा है तो उसको आके मार दो। तो लाइफ और लिबर्टी, वो यहाँ पे रह सकता है, वो घूम सकता है। कुछ कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशन है कि वीज़ा लेकर आना पड़ेगा, पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, वो सबके साथ होती है। बट पॉइंट है कि उसकी लाइफ का हम सिक्योरिटी देते हैं कि अगर आप इंडिया में आ रहे हैं तो आपकी लाइफ सिक्योर है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर 30 का बी। Who among the following are entitled to get the benefit of equality before the law and equal protection of the law as enshrined under Article 14 of the Constitution of India? Article 14 यही बोलता है equality of the law और equality before the law। equality of the law, equality before the law ब्रिटेन से लिया गया है, ये नेगेटिव सेंस शो करता है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएसए अमेरिका से लिया गया है, ये पॉजिटिव सेंस शो करता है। अब ये किसके लिए इंटाइटल्ड है, किसके लिए बोला गया है ये?
देखो, ऑल द सिटीजन ऑफ द इंडिया, जो इंडिया में रह रहे हैं, ऑल द सिटीजन ऑफ द अब्रॉड, जो बाहर रह रहे हैं, उनके लिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कैसे होगा? कोई सिंगापुर में रह रहा है तो वहाँ का जो कानून होगा वो उस पर लागू होगा, इंडिया का तो होगा नहीं, तो ये गलत है। फॉरेनर्स लिविंग विद इन द टेरिटरी, उनको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा, अगर उनके साथ कोई इनजस्टिस हुआ है तो कानून की नज़र में वो भी बराबर है, तो उनको भी जस्टिस मिलेगा, तो ये सही है। ऑल सिटीजन बॉर्न इन इंडिया, इंडिया में बॉर्न हुए हैं लेकिन जाके उन्होंने अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली है, तो उसके लिए भी होगा क्या? नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 and 3, सी ओनली। ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है। Which one of the following statement about the English Education Act of 1835 is not correct? 1835 के अंदर जो एक्ट आया था उसके हिसाब से कौन सी करेक्ट नहीं है? इट वॉज प्रपोज टू गवर्नर विलियम बेंटिक ऑन द एडवाइस ऑफ मैकलॉय। यहाँ पे क्या होता है, जो एजुकेशन एक्ट आया था 1835 के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी एंजेलिस्टिक और ओरिएंटलिस्टिक में। एंजेलिस्टिक जो थे वो इंग्लिश की मांग कर रहे थे कि जो पढ़ाई होनी चाहिए वो इंग्लिश में होनी चाहिए, जो ओरिएंटलिस्ट थे वो बोल रहे थे पर्शियन में होनी चाहिए, जो रीजनल लैंग्वेज है संस्कृत में होनी चाहिए, अरबी भाषा के अंदर होनी चाहिए, ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो ये तो सही है। दूसरा बोला इट मेड द इंग्लिश, मैकलॉय कमेटी जो आई थी उसने किसको रिकमेंडेट करा था? इंग्लिश को रिकमेंडेट करा था आगे एजुकेशन के लिए। विद द फॉर्मल institutionalization of English as a language of instruction, the stage was set for a new direction of Indian education. ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले लोग अरबी, पर्शियन ये सब पढ़ते थे, संस्कृत पढ़ते थे, लेकिन जैसे इंग्लिश आई तो उसने न्यू डायरेक्शन तो सेट करा ही था, तो ये चीज़ सही है। टू द एग्जिस्टिंग ओरिएंटल इंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूशन फ्रेश अवार्ड फॉर स्टाइपेंड टू स्टूडेंट्स एंड द पब्लिकेशन ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट वर टू बी कंटिन्यू, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। जो ओरिएंटल स्टूडेंट इंस्टीट्यूट थे जो संस्कृत, पर्शियन, अरबी को सपोर्ट कर रहे थे, क्या उनके लिए कुछ अवार्ड से स्टाइपेंड दिया गया था? नहीं दिया गया था, तो ये तो गलत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूल्ड अंडर द, ये किंगडम ऑफ, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है 33 वाला ना, कि कौन कौन, मतलब इनकी लीनिएज के हिसाब से सबसे पहले कौन आया, फिर बाद में कौन आया, फिर कौन आया, तो सबसे पहले संगम्स आए थे, फिर सुलवाज आए थे, तुलवाज आए थे और वेदूज आए थे, तो ये वाली चीज़ सही है, ठीक है, इसका ए है, ये याद कर लेना इसकी हायरार्की। Which one of the following statement about the colonial economy is not correct? colonial economy के अनुसार इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो यहाँ पे देखो, the British presence inhabited indigenous capitalism. एक मिनट सुनो, एक चीज मैं देख रही थी कि, चलो यहाँ पे देखो, उस क्वेश्चन को देखो, द ब्रिटिश प्रेजेंस, क्या अवरोध, कैपिटलिज्म में अवरोध आया था क्या? रुकी थी क्या वो? नहीं हुआ था। यहाँ पे जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने तो कैपिटलिज्म को ही प्रमोट करा था, तो ये चीज तो गलत है, मतलब सही है। फिर लेजर फेयर एक्टिवली प्रमोटेड इंडिजीनियस कैपिटलिज्म। अब देखो, एक लेजर फेयर का मतलब समझ लो, इसके अंदर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है ना, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या कोई भी एक्टिविटीज़ होती हैं, विदाउट गवर्नमेंट कंट्रोल होती है। लेजर फेयर के अंदर विदाउट गवर्नमेंट कंट्रोल, ओके, ये चीज़ होती है। तो लेजर फेयर एक्टिवली प्रमोटेड इंडिजीनियस कैपिटलिज्म, तो लेजर फेयर ने एक्टिवली प्रमोट करा था कि इंडिजीनियस यानी भारत का जो कैपिटलिज्म उसको प्रमोट करा था या ब्रिटिश का करा था, तो ये चीज़ गलत है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि हमसे क्या पूछा है? नॉट करेक्ट। द वाइट कलेक्टिव मोनोपोली केम अर्लीस्ट एंड रिमेन मोस्ट प्रोनाउंस्ड इन द ईस्टर्न इंडिया। देखो, सबसे पहले एक चीज़ बताती हूँ कि है ना, जो व्हाइट कलेक्टिव मोनोपोली होती है ना, ये साउथ अफ्रीका के अंदर शुरू हुई थी। इसके अंदर होता था कि जो भी पावर होगा ना, वो व्हाइट, जो गोरे लोग हैं ना, उनके पास होगा और उन्हीं के पास रहेगा, और जो ब्लैक वगैरह हैं उनको, मतलब वो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके नीचे हैं। तो व्हाइट कलेक्टिव मोनोपोली, व्हाइट लोग जो होंगे, व्हाइट जो पीपल हैं वही सुप्रीम है। तो ये साउथ अफ्रीका से शुरू हुई थी और फिर बाद में इंडिया में भी आने लगी थी कि गोरे लोग और काले लोग वाली बात, तो ये चीज़ सही है। द बॉम्बे हिंटरलैंड वॉज डिफिकल्ट टू पेनिट्रेट बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज, ये भी सही है। बॉम्बे के अंदर उस टाइम पे जो बॉम्बे एरिया आता है बेसिकली वो वेस्टर्न घाट्स के आसपास आता है, और जब नॉर्थ डलहौजी ने वहाँ पे रेलवे लाइंस बिछाई तभी वो अंदर की तरफ जा सकते थे, धीरे धीरे उसको कैप्चर करना शुरू करा, ठीक है। तो थाने सबसे पहले कहाँ चलाई थी रेलवे लाइन, और किसने चलाई थी और कौन सी ईयर में चलाई थी? राइट डाउन इन द कमेंट। अब उसके बाद देखो, ये
ये देखो, ये किसी उस टाइम पे ये बहुत फेमस रही होंगे 2015 में, तो उनके बारे में ये पूछ लिया है। ये अभी नॉर्वे के अंदर है, मैंने विकीपीडिया पे इनको सर्च करा था, ये नॉर्वे में अभी रहती हैं, ये नागालैंड में इनका जन्म हुआ है और ये बुक पोएट है, बुक्स वगैरह लिखती हैं, चिल्ड्रंस बुक्स भी लिखती हैं, नॉवेल्स भी लिखती हैं। इनको हिंदू प्राइज मिला था ईयर 2015 के अंदर, और इनका नॉवल कौन सा था, व्हेन द रिवर स्लीप्स। और व्हेन द रिवर स्लीप्स वाज एन एक्सप्लेनेशनरी ऑफ द नागा स्पिरिट यूनिवर्स, नागा के जो स्पिरिट्स हैं उनके बारे में बात करा गया था। ठीक है, इसके अंदर तो ये सारे ही सही हैं। उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अगर इनके बारे में सर्च करना है तो करके देख लेना। पेरिस पीस अकॉर्ड के बारे में है, पेरिस एग्रीमेंट के बारे में, सॉरी पीस अकॉर्ड नहीं है, तो उसके बारे में अब देखते हैं आगे। देखो, पेरिस एग्रीमेंट के बारे में अगर हमें पूछा जाए तो लीगली बाइंडिंग था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC द्वारा कब अडॉप्ट करा गया था 2015 के अंदर, और कौन से में, COP21 के अंदर। और इसके अंदर क्या था, पेरिस एग्रीमेंट के अंदर इसमें बोला था कि जो टेम्परेचर है, अगर हमें 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाना है, प्री इंडस्ट्रियल लेवल तक पहुंचाना है, उसके बिलो मतलब प्री इंडस्ट्रियल लेवल से जितना टेम्परेचर था उससे 2 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे पहुंचाना है, तो हमें कितना लिमिट करना पड़ेगा, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फिर रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज, ये सब इम्पैक्ट है, NDC गाइडलाइंस वगैरह दी थी। बस पेरिस में आप इतना याद रख लो, एक तो ये टेम्परेचर कितना लिमिट करना है, 1.5 डिग्री सेल्सियस। कब आया था, 2015 के अंदर आया था। कौन से COP में आया था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कौन सा, 2021 में। और इसमें किसके द्वारा लाया गया था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा लाया गया था। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है इसका कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो नॉट करेक्ट में देख लो। द एग्रीमेंट हैज बीन साइंड बाय द मोर देन, ठीक है, हो सकता है। द एग्रीमेंट वेंट इनटू द इफेक्ट नवंबर 2016 के अंदर ये इफेक्ट में आया था, ये भी चीज़ सही है। बोथ USA एंड चाइना ज्वाइन द पेरिस एग्रीमेंट, सबने ज्वाइन किया था मोस्टली। द इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन प्लेज ड्यूरिंग इतना कॉन्फ्रेंस हैज बीन विड्रॉन इन द पेरिस, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तो ये चीज़ गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, C। नॉट करेक्ट पूछा है, तो नॉट करेक्ट में आंसर हो जाएगा C। अब आते हैं ये वाले क्वेश्चंस। अक्षय कुमार वॉज चूजन फॉर द बेस्ट, यार ये छोड़ो, 2017 का है, तो इसका आंसर है C, रस्तम के लिए, बहुत घटिया मूवी थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से कौन सा चीज़ करेक्ट है, माइनॉरिटी कैन एस्टैब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर देयर चॉइस, ये सही है। ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 29 के अंदर ये चीज़ कही गई है कि वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कर सकते हैं। ठीक है, तो नो 29 नहीं है, सॉरी 28 है, आई थिंक 28 या 27 है। ठीक है, ओनली लिंग्विस्टिक इथनिक एंड रीजनल माइनॉरिटी फाइंड मेंशन इन द आर्टिकल 30, ओनली नहीं है, लैंग्वेज भी है। एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज अनफेटर्ड राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजन, नहीं ये भी गलत है। एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट established by a regional minority loses its minority status on receiving, ऐसा तो बिल्कुल, स्टेट जो स्टेट है उससे अगर उसको थोड़ा सा ग्रांट्स मिलने लग जाएंगे तो उसको उसका जो माइनॉरिटी का स्टेटस है रिलीजियस माइनॉरिटी का वो हट जाएगा क्या, नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 38 का A। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, करेक्टली मैच्ड। देखो, रूल ऑफ लैप्स पार्ट ऑफ द ग्रांट दैट कैन बी कैरिड ओवर द नेक्स्ट ईयर, ये गलत है। रूल ऑफ लैप्स मतलब होता है वो खत्म हो जाता है ग्रांट वहीं पर। फिर उसके बाद देखो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, सप्लीमेंट्री ग्रांट होता है एन एडवांस ग्रांट टू मीट द एक्सपेंडिचर। सप्लीमेंट्री ग्रांट का मतलब होता है कि एडवांस नहीं दिया जाता। सप्लीमेंट्री ग्रांट मतलब होता है कि जो आपको खर्चा दिया गया है, एस्टिमेट करा गया था लेकिन वो खत्म हो गया है, तो उसके बाद जब हमें एडिशनल ग्रांट चाहिए होता है उसके लिए हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री नहीं होता, एडिशनल होता है, यहाँ पे एडवांस में नहीं होता। और ये बाद में लिया जाता है जब आपका जो एस्टिमेट बजट होता है वो खत्म हो जाता है, तो जो एडिशनल ग्रांट लिया जाता है उसको कहते हैं हम सप्लीमेंट्री ग्रांट। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, वोट ऑन अकाउंट होता है कि जब इंटरिम गवर्नमेंट होती है, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ, ये चीज़ पहले होती थी, अब तो नहीं होती है। इसमें क्या होता था, जैसे कोई गवर्नमेंट है, चुनाव जो होने वाले हैं, जैसे बजट कब आता है, फेब में आता है, चुनाव होते हैं मार्च में, अप्रैल मई जून में, है ना, इस टाइम पे होते थे। तो अब फरवरी से जो गवर्नमेंट कंटिन्यू करनी है, क्योंकि मई जून से तो नई गवर्नमेंट आने वाली है, तो फरवरी मार्च
अप्रैल तक जो गवर्नमेंट कंटिन्यू करने वाली है उसको अपनी पॉलिसी चलाने के लिए कुछ बजट चाहिए होता है, उसको कहते थे वोट ऑन अकाउंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती थी। अब देखो मैं कुछ चीज़ बता देती हूँ एक्स्ट्रा, जो इसका वैसे तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। अब इसके देख लो, आर्टिकल 115, आर्टिकल 115 के अंदर सप्लीमेंट्री ग्रांट है, एडिशनल ग्रांट, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट की बात करी गई है। ठीक है, और जब हम बात करते हैं आर्टिकल 116 की, तो इसके अंदर बात करी गई है, आर्टिकल 116 की बात करते हैं तो इसके अंदर बात करी गई है वोट्स ऑन अकाउंट, वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट, वोट ऑफ क्रेडिट और एक्सेप्शनल ग्रांट। ठीक है, अगर आपसे कोई आर्टिकल भी पूछ ले कि कौन से आर्टिकल में किसकी बात करी गई तो पता होना चाहिए। आर्टिकल 115 के अंदर सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट की बात करी गई है। वहीं पे आर्टिकल 116 के अंदर बात करी गई है वोट ऑन अकाउंट्स, वोट ऑफ क्रेडिट और एक्सेप्शनल ग्रांट की। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब 2016 में वही दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया था तो उसके बारे में पूछ रखा है, करंट का क्वेश्चन है, फिर छोड़ देते हैं इसको। अभी क्या मतलब है ना, अभी 2023 चल रहा है तो उसमें जिसको मिलेगा उसका देख लेंगे। तो इसको के विश्वनाथ को मिला था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैड क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द इंडिया। अच्छा ये बात बताओ, ये किसने करा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में गुड गवर्नेंस का एक्ट आया था, याद है? अगर किसी ने पढ़ा होगा तो गुड गवर्नेंस का एक्ट कहलाता है 1858 का। कब हुआ था? रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति के बाद जो एक्ट आया था उसको कहते थे गुड गवर्नेंस एक्ट। और यहाँ पे क्या करा था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हटा के क्या कर दिया गया था? वाइसराय बना दिया गया था। कौन वाइसराय था? सबसे पहला कैनिंग था। तो इसके अंदर जो सारे सेक्रेटरी बनाया गया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स बनाया गया था, 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई थी उसको असिस्ट करने के लिए। तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस किस में आया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बुक्स हैं, ये सारी बुक्स तो हम कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर ये वाले हमें क्या दे रखे हैं? यहाँ पे पोस्ट दे रखी है और हमसे पूछा गया है कि ये किस किस से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले समहर्ती, ये राजस्व का प्रधान संग्राहक कहा जाता था। अब इसको ए का जो है हमारे पास वो 2 है, तो यानी ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया। अब उसके बाद हमें पूछा गया है कि देखो अंतरवंशिका दोनों का ही फर्स्ट दे रखा है, महलों के रक्षक के प्रमुख, तो ये भी सही दे रखा है, ये भी सही दे रखा है। अब हमें इसमें चेक करना है कि 4 और 3 है या फिर 3 और 4 है, बी का और सी का। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो देखो संस्था अध्यक्ष जो होगा वो, एक मिनट, सी का हमें चेक करना है कि 3 है या फिर 4। अच्छा 2 ही बचे ना, 3 और 4 बचे हुए। तो देखो जो संस्था अध्यक्ष है ना, शायद वो बाजार अध्यक्ष होता है, और जो समनी धात्री होता है वो कोषपाल होता है। अगर इसके हिसाब से एक बार आंसर चेक कर लेते हैं कि बी का थर्ड और इसका 4th और ये 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। एक बार इस चीज़ को याद कर लेना कि ये कौन कौन से होते हैं और कहाँ कहाँ पे होते हैं। ठीक है, ये भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, और ये भी 2000 इसका है। चलो पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, बुक्स का देख लेते हैं। ये वाला हो गया है अपना, इसका समहर्ती का था हमारे पास, अंतर्राष्ट्रीय का ये था, सन्नार्थ का ये था, संस्था अध्यक्ष का ट्रेजरी, और इसका चीफ कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू। तो इसके हिसाब से मैच कर लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुटेबली कैप्चर द मीनिंग ऑफ सेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन को कौन सबसे अच्छे से डिफाइन कर रहा होता है इसके अंदर? तो यहाँ पे देखो, इट इज अबाउट कंडक्टिंग एक्सटर्नल रिलेशन बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड। एक्सटर्नल रिलेशन बनाने के बारे में नहीं होता ग्लोबलाइजेशन, बहुत सारी चीज़ों के बारे में होता है। तो एक्सटर्नल रिलेशन बनाने के बारे में हम नहीं कह सकते। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कमिंग टुगेदर ऑफ वर्ल्ड वाइड सोशल रिलेशंस बाईपासिंग टेरिटरीज। ये बात सही है, एक दूसरे की टेरिटरीज को बाईपास करके एक दूसरे के साथ मिलनसार इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल, कल्चरल रिलेशंस को बनाना ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। इट रेफर्स टू थिंकिंग
टेरिटोरियली अबाउट ग्लोबल रिस्क अफेक्टिंग पीपल, ये भी सही है कि जो ग्लोबल रिस्क विश्व में जो, जैसे फॉर एग्जांपल रशिया और यूक्रेन की बात ले लो, तो रशिया और यूक्रेन में वॉर हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग के अंदर गेहूं की कीमतें महंगी होने लग गई थी, वहाँ से चीज़ें पास नहीं हो रही थी, तो उसी चीज़ को अपन क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन। इट हैज़ अ विशफुल विजन ऑफ द सुपर स्टेट गवर्नेंस, ये भी सही है। तो इसके सारे ही सही हैं, फर्स्ट सही नहीं है फर्स्ट इसमें। तो फर्स्ट ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, 2 3 सारे ही सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द, हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 6 विनर ऑफ द गोल्डन। यार ये 2017 का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको हम लीव करते हैं यहीं पर। इसका आंसर प्रफुल्ल समंत्रा। अब हमारे पास ये बुक्स बची हैं, ये बुक्स देख लेते हैं, खत्म करते हैं इस वीडियो को, और आगे वाले जो क्वेश्चन है वो बाद में करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले पूछा गया था मेकिंग ऑफ द अर्ली मिडाइवल इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है, बृजदूलाल चट्टोपाध्याय के द्वारा। द स्टेट ऑफ इंडिया इन दिस किसके द्वारा लिखी गई है, हरमन खुल्के के द्वारा लिखी गई है। दिल्ली सुल्तानेट बाय सुशील कुमार के बाद के बारे में के द्वारा लिखी गई है। दिल्ली सुल्तानेट अ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री की हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई है, पीटर जैक्सन के द्वारा लिखी गई है। अब देखो इसमें हमें मैच करना है, तो हम मैच कर लेते हैं यहाँ पे, हरमन खुल्के के द्वारा कौन सी लिखी गई है, ये हमें लिखी गई है स्टेट इन इंडिया। तो स्टेट इन इंडिया, द स्टेट इन इंडिया, ये है ऑप्शन 3। अब देखो ऑप्शन 3 किस किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे डी का 4 है, ये चेक करते हैं। अब अपन बी चेक कर लेते हैं बस, क्योंकि ये दोनों तो सेम है, 3 और 3। अब बी को चेक कर लेते हैं। बी हमारे पास क्या है, बृजदूलाल चट्टोपाध्याय, इनकी बुक है द मेकिंग ऑफ मिडाइवल, द मेकिंग ऑफ मिडाइवल, दैट इज 4th ऑप्शन। तो बी का है 4th, यानी ये ऑप्शन सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी। ये सारी बुक्स हैं, एक बार देख लेना, कभी वापस से पूछ ली जाए तो हमें पता होनी चाहिए कि किसके द्वारा कौन सी लिखी गई है। तो यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग।